हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 12 और इसमें आपको गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को एक जगह एकत्रित किया गया है और इससे संबंधित सारा प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में आपको लाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF वहाँ से डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऑप्शन है आपका पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन या आदित्यवर्धन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश का राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो थानेश्वर। कहाँ था राजधानी? याद रखिए थानेश्वर। बार बार पूछा जाता है ये थानेश्वर है कहाँ? तो वर्तमान में आपको हरियाणा में पड़ता है ये, है ना, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तभी आपको बता दिए कहाँ थी इसकी राजधानी, तो थानेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। मौखरी वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कन्नौज, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या थानेश्वर। तो मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और कन्नौज कहाँ है? तो वर्तमान में आपको यूपी में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि वान भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे आपको बताना है। ऑप्शन है नरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो वान भट्ट जो थे ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो 591 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, है ना। वान भट्ट की एक पुस्तक है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, हर्षचरित, है ना। ये पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वान भट्ट। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 591 ईस्वी में। चलिए, और जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति वंश के एक प्रतापी राजा थे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 कि हर्षकालीन ताम्रपत्रों पर उल्लिखित भाग, हिरण्य तथा बलि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हर्ष का जो ताम्रपत्र था उस पे भाग और हिरण्य और बलि का संबंध आपको बताना है, वो क्या था? तो वो था दोस्तों, ऑप्शन है कर, अधिकारी, राजभवन या गुप्तचर। तो वो एक प्रकार का कर था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। भाग जो होता था, ये भाग होता था भूमि कर। ये किस प्रकार का कर था? तो भूमि कर था। और जो आपका हिरण्य था, हिरण्य जो था ये व्यापार पर लगाया जाता था, यानी व्यापारी लोगों पर हिरण्य कर लगाया जाता था। और जो बलि था दोस्तों, ये ब्राह्मण पर लगाया जाता था, यानी धार्मिक कर था, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक कर था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। सूची 1 में दिया गया है अधिकारी और सूची 2 में दिया गया है दोस्तों आपको कार्य, है ना। कौन से अधिकारी किस कार्य से संबंधित है ये आपको मिलान करना है। अधिकारी है अवंती और सिंहनाद, कुंतल और स्कंदगुप्त। अवंती का कार्य क्या था दोस्तों? अवंती का कार्य था युद्ध तथा शांति का प्रधान। अवंती जो था वो युद्ध तथा शांति का प्रधान था। बी नंबर ऑप्शन है सिंहनाद। सिंहनाद जो था दोस्तों ये एक सेनापति को का कार्य था इसका। सी है आपका कुंतल, और कुंतल का कार्य था अश्व सेना का प्रधान। और स्कंदगुप्त जो था ये था आपको हस्त सेना का प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। ऑप्शन देखिए 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक और जो अधिकारी होता था वो था आपका सामंत, है ना। सामंत का क्या कार्य था? तो ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। सामंत क्या कार्य था? नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। कब आया था? तो ये जो वेनसांग था 629 ईस्वी में चीन से ये चला था और भारत पहुंचा था 630 ईस्वी में। और हर्षवर्धन के समय में कब से कब तक रहा था? तो 636 से लेकर के 645 ईस्वी तक रहा था, यानी भारत में ये 15 साल तक रहा था। तो इतनी बात हर्षवर्धन वेनसांग के बारे में आपको याद रखना है।
और नेक्स्ट है आपका फाहियान के बारे में। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ये भी बिल्कुल सही था। ये भी कहाँ के था दोस्तों? तो ये भी आपका चीन का था। और कब से कब तक ये भारत में रहा? तो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इत्सिंग। इत्सिंग भी जो था ये भी भारत में रहा था, यानी सिंह समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों क्या है? सही है। आंसर क्या हो गया आपका? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि राज्यवर्धन के हत्या के पश्चात कितने वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना? राजवर्धन जो था दोस्तों ये हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, है ना। और उस समय क्या था कि राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा। तो राज्यवर्धन का मृत्यु हो जाने के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। तो कितने वर्ष की आयु में बना था? तो ये 16 वर्ष की आयु में शासक बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। राजवर्धन कौन है? तो हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, वेनसांग कब भारत आया था? कब भारत आया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में या 9वीं सदी में। तो वेनसांग जो आया था दोस्तों आपको 7वीं सदी में भारत आया था, है ना। 636 से लेकर के 645 ईस्वी तक। और बताए थे जो ये चीन से कब चला था? तो 629 ईस्वी में ये चाइना से यात्रा किया था भारत के आने के लिए। ठीक है। और कब पहुंचा था? तो 630 ईस्वी में ये भारत पहुंच गया था। और कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो ये 15 वर्ष तक भारत में रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेनसांग कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 15 वर्ष तक। बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 है कि हर्ष निम्नलिखित में से किसका उपासक था, है ना। किसका उपासक था? ऑप्शन है सूर्य एवं शिव का, सूर्य एवं ब्रह्मा का, शिव एवं ब्रह्मा का, बुध एवं ब्रह्मा का। तो जो हर्षवर्धन था ये सूर्य एवं शिव का उपासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभ में हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो उस प्रारंभ में सूर्य एवं शिव का था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक का दूसरा नाम शिलादित्य था? शिलादित्य किसका नाम था? दूसरा नाम था। तो वो था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो अंतिम हिंदू सम्राट भी दोस्तों आपको हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की हर्ष का राज्य कहाँ तक विस्तार था? जो हर्षवर्धन था इसका जो राज्य का विस्तार था वो कहाँ तक था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी पूरे भारत पर इसका विस्तार था। सिर्फ कश्मीर को छोड़ करके लगभग पूरे भारत पर इसका विस्तार था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था? कौन सा वो शासक था जो चीन में अपना राजदूत को भेजा था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, नरसिंह द्वितीय, यशोवर्मन। तो ये तीनों ने भेजा था चीन में अपना राजदूत। हर्षवर्धन जो था दोस्तों ये कौन से वंश का था? तो पुष्यभूति वंश का था। नरसिंह द्वितीय जो था ये पल्लव वंश का था। और यशोवर्मन जो था ये कन्नौज नरेश का राजा था। तो ये इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद के रचयिता कौन है? ये तीनों जो पुस्तक है इसकी रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है दोस्तों हर्षवर्धन ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं 17 नंबर कि दक्षिण की ओर यानी दक्षिण भारत की ओर हर्षवर्धन के अभियान को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के किस राजा ने रोका था? है ना। जब वो दक्षिण अभियान कर रहा था तो नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के कौन से राजा ने उसे रोका था और उससे युद्ध किया था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी? तो वो राजा कौन था? तो वो राजा था आपका पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, यानी एमपी से। और कहाँ जाकर गिरती है दोस्तों? तो अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी खंभात के खाड़ी के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने शूद्रों को कृषक कहा था? है ना। कौन सा जो यात्री था वो शूद्र को क्या कहा था?
कृषक कहकर पुकारा था? तो वो था आपका वेनसांग, यानी वेनसांग जो चीन का यात्री था, इन्होंने ही कृषक को शूद्र कहकर पुकारा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि इत्सिंग द्वारा कन्नौज में प्रथम बौद्ध सम्मेलन के पश्चात दूसरे महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरा जो महासम्मेलन का आयोजन किया गया था वो आपको प्रयाग में किया गया था, है ना, प्रयाग में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय शासन व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या था? उस समय जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था? यानी प्रजातंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था, या दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय तो राजतंत्रात्मक था, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा तो उसी को क्या कहते हैं? राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की राजकीय आय को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो उसके आय को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय भरण पोषण कितने गांव के राजस्व से होता था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, नालंदा में, उसका जो भरण पोषण होता था राजस्व का, वो कितने गांव से होता था? ऑप्शन है 500, 400, 200 या 100 गांव से। तो आंसर आपका हो जाएगा 100 गांवों से उसका भरण पोषण होता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 और दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर की हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव था परंतु बाद में कौन से धर्म का प्रभाव उस पर पड़ा? तभी आपको बताए जो प्रारंभ में था ये शैव और सूर्य के उपासक थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 वेनसांग के अनुसार हर्ष द्वारा कहाँ से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया गया था, है ना। वेनसांग एक बताए थे अपने बुक में कि गौतम बुद्ध के दांत ला करके कन्नौज के एक संघाराम में स्थापित किया गया था। वो दांत कहाँ से लाया गया था ये आपको बताना है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो वो है आपको कश्मीर से लाया गया था वो दांत गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट प्रश्न है 25 कि हर्ष द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ विजय प्राप्त की, है ना। ऑप्शन है गई, ऑप्शन देखिए ए जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, यहाँ पे होगा ओड्र, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ओड्र जो है ये आपको उत्तरी उड़ीसा में पड़ता है। बी है कोडोंगा, ये दक्षिण उड़ीसा का गंजाम जिला है। और सी है कलिंगा। तो ये तीनों जगह इसका विजय प्राप्त की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 क्वेश्चन है कि हर्ष द्वारा उत्तरी भारत का स्वामी बनने के पश्चात उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? हमेशा उपाधि पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन कौन सी उपाधि धारण की थी जब उत्तर भारत को वो स्वामी बन गया था? ऑप्शन है सकलो तरापथनाथ, बी है दक्षिणापथ स्वामी, या सी है पूर्वोत्तरापथ स्वामी, या डी है महाथीरा राजाधिराज। तो क्या हो जाएगा इसका 26 का आंसर ए नंबर, यानी सकलो तरापथनाथ की उपाधि उन्होंने धारण की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 27 किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा किसने की थी? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? किसकी पुस्तक में वर्णित है? तो वो है कल्हन की पुस्तकों में वर्णित है हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं। हर्ष की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो है आपके कल्हन, है ना। कल्हन के एक पुस्तक है राजतरंगिणी, ये हमेशा पूछा जाता है। और राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया। ये भी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कहाँ का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज, यानी यूपी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर, दोस्तों यही आपका लास्ट प्रश्न था। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और कितना आप लोग का सही हुआ ये आप लोग कमेंट करें बताइए।
तभी पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसे हो रही है, उसी अनुसार से और भी क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। और दोस्तों ये हमारा चैनल है ज्योग्राफी बाई मुकेश सर, और हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज करें, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन करें, आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ आपको अच्छे अच्छे पोस्ट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।